बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हमारा लेक्चर है वो है इवोल्यूशन पे। किस पे? इवोल्यूशन पे। ठीक, इवोल्यूशन क्या है, किसे कहते हैं इवोल्यूशन? बेटा इस पे जो सिंपल एमसीक्यूज़ है वो इस तरह आते हैं कि इवोल्यूशन हम अनफोल्डिंग एंड अनरोलिंग प्रोसेस है। अनफोल्डिंग एंड अनरोलिंग प्रोसेस, एक तो ये पॉइंट है फर्स्ट। सेकंड बेटा इसमें एक और पॉइंट भी है इवोल्यूशन में, अनफोल्डिंग एंड अनरोलिंग के अलावा। वो क्या है बेटा? वो इसकी एक बेहतरीन डिफिनीशन है, जामिया डिफिनीशन जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? जामिया डिफिनीशन। और साथ में इस पे एक और पॉइंट भी आता है जिसको कहते हैं डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। विद मॉडिफिकेशन कि जो डिसेंडेंट आते हैं, ऑफस्प्रिंग आते हैं, डिसेंडेंट ऑफस्प्रिंग को कहते हैं, वो विद चेंज आएंगे। वो विद क्या आएंगे बेटा? विद चेंज आएंगे। डिसेंट किस तरह आएंगे? विद चेंज। और इसकी एक डिफिनीशन भी है जो कंप्लीट जामिया डिफिनीशन है, और वो क्या है बेटा? वो ये है कि द प्रोसेस थ्रू विच या इवोल्यूशन रिफर्स टू, डिफिनीशन सुने, इवोल्यूशन रिफर्स टू चेंज इन इनहेरिटेड कैरेक्टर। चेंज इन इनहेरिटेड कैरेक्टर। किस में चेंज? इनहेरिटेड कैरेक्टर में। अब ये एक बात हुई, दूसरी बात को मैं दूसरे कलर से लिखता हूं। आर जीन पूल, आर जीन पूल, ठीक, आर जीन पूल ऑफ अ पॉपुलेशन, ये पर नया बाब हुआ, ऑफ अ पॉपुलेशन थ्रू a long period of time, या इस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में एक और बात भी लिख सकते हैं, ओवर सक्सेसिव जनरेशन। ओवर सक्सेसिव जनरेशन, ठीक। अब बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन को देखें जरा। पहली बात है चेंज इन इनहेरिटेड कैरेक्टर या जीन पूल, ये फर्स्ट है बेटा। इवोल्यूशन चेंज को कहते हैं, लेकिन किस में? उन कैरेक्टर में जब चेंज आ जाए जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हो, या जीन पूल ऑफ अ पॉपुलेशन। जीन पूल किसे कहते हैं और जीनोम किसे कहते हैं, इस पे फर्क है बेटा। अगर एमसीक्यूज आ जाए कि टोटल या सम of all gene in an individual या of an individual, फिर बेटा इसको आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जीनोम लिखेंगे। लेकिन अगर ये एमसीक्यूज इस तरह आ जाए, नंबर सेकंड पे, सम ऑफ ऑल जीन ऑफ अ पॉपुलेशन, जितने पॉपुलेशन में जीन है, इज नोन एज, फिर इसको कहते हैं जीन पुल। फिर बेटा इसको क्या कहते हैं? जीन पुल। इज इट क्लियर? तो ये हो गया जीन पुल। जीनोम में अगर क्या आ जाए? चेंज आ जाए, किस में? पॉपुलेशन में। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, इवोल्यूशन इंडिविजुअल एक स्पीशीज में नहीं हो सकता, एक इंडिविजुअल में नहीं। इवोल्यूशन हम कहेंगे किस में? पॉपुलेशन में, क्योंकि यूनिट ऑफ इवोल्यूशन is dash
तो यूनिट ऑफ इवोल्यूशन बेटा क्या है? पॉपुलेशन, याद रखें। सेकंड, ये थर्ड हो गया। फोर्थ, प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन क्या है? अगर एमसीक्यूज आ जाए, प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन इज स्पीशीज, तो याद रखें फिर क्या होंगे? स्पीशीज। प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन, स्पीसिएशन, न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन, ठीक है। थ्रू अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बेटा लॉन्ग पीरियड या ओवर सक्सेसिव जनरेशन भी लिख सकते हैं। ये 1 साल, 2 साल, 50 साल, 100 साल की बात नहीं होती है। 5,000 ईयर, 15,000 ईयर, 25,000 ईयर, इनके बाद अगर जीन पूल में या जीन उन इनहेरिटेड करेक्टर में चेंज आ जाए तो इस फिनोमेना को बेटा हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इवोल्यूशन। अब बेटा ये इवोल्यूशन की एक और डिफिनीशन भी है। अगर एमसीक्यूज आ जाए, ये मैं ज्यादातर एमसीक्यूज पे करूंगा। ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, ग्रेजुअल development of something is known as evolution. किसी चीज के आराम से डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब बेटा इसका पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। इसमें बेटा मुख्तलिफ साइंटिस्ट है, उसके बारे में मालूमात है और उससे एमसीक्यूज आते हैं, उसको आपने क्या करना होगा? याद करना होगा, ये ज़रूरी है। जस्ट लाइक पहले आपको बात आएगी स्पेशल क्रिएशन पे। स्पेशल क्रिएशन बेटा स्टार्ट में 2 स्कूल ऑफ थॉट थे, 2 स्कूल ऑफ थॉट्स। एक को लोग कहते थे क्रेटिनिस्ट या क्रेशनिस्ट, और दूसरे को कहते थे इवोल्यूशनिस्ट, ठीक। जो क्रेटिनिस्ट थे ये बिलीव करते थे स्पेशल क्रिएशन पे, क्रिएटिनिज्म पे, स्पेशल क्रिएशन पे। और जो इवोल्यूशनिस्ट थे वो किस पे बिलीव करते थे? नेचुरल सिलेक्शन पे, जो डार्विन ने पेश किया था, नेचुरल सिलेक्शन पे। अंडरस्टैंड? अब बेटा फिर दरमियान में स्पेशल क्रिएशन तो कहा गया कि एक सुप्रीम नेचुरल फोर्स ने क्या प्रोड्यूस किए? एक ही टाइम पे बहुत सारे स्पीशीज जो अनचेंज है, ठीक है। ये एक बिलीफ था, ठीक है। अब बेटा उसके बाद लोग आए, स्टार्ट हुआ सिलसिला मुख्तलिफ थियरी का, ठीक है। लील ने अपना चार्ल्स लील एंड जेम्स हटन भी साथ में था, इसने अपना काम किया और इसने प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी पेश की। ये लील ने क्या पेश की? प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, अर्थ के बारे में ये इसने वो काम किया था, प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, ठीक है। और साथ में जो कोवियर था, कोवियर, ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि कोवियर ने किया साइंस ऑफ पैलेंटोलॉजी, इसने काम किया था किस पे? साइंस ऑफ पैलेंटोलॉजी और एक्सप्लेन्ड अर्थ हिस्ट्री, अर्थ हिस्ट्री किस पे? बाय कैटास्ट्रोफिज्म। कैटास्ट्रोफिज्म बड़े डिजास्टर को कहते हैं, बड़े आफत को कहते हैं, लाइक वेंट, ये चीज़ें, ठीक है। ये इसने पेश किया। फिर माल्थस ने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पेश की। माल्थस क्या पेश की? प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। बेटा ये नाम याद रखने होंगे, ये आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। फिर बेटा उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया
जिसने पेश किया हमारे पास, उसने जो लोएस अगेज़ाज़िस था, क्या था उसका नाम, क्या था बेटा? लोएस अगेज़ाज़िस। इसने बेटा क्या कहा कि न्यू क्रिएशन आफ्टर ईच कैटास्ट्रॉफ, के हर कैटास्ट्रॉफ के बाद न्यू क्रिएशन होती है। न्यू क्रिएशन आफ्टर ईच कैटास्ट्रॉफ, हर कैटास्ट्रॉफ के बाद एक न्यू क्रिएशन होगी। और साथ में ये भी कहा कि मॉडर्न स्पीशीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेसेंट वन, कि मॉडर्न स्पीशीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ रेसेंट वन। और साथ में एक और एडिशन जो कोयर है, उसने कैटास्ट्रॉफिज्म पेश की थी। कैटास्ट्रॉफिज्म यहाँ पे तो हमने लिखा भी है, लेकिन दोबारा कैटास्ट्रॉफिज्म ये इसने पेश की थी। हटन और चार्ल्स लील ने, ये चार्ल्स लील एंड हटन, इसने पेश की थी यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म ये भी पेश की थी। और साथ में इसने पेश किए थे फैक्टर ऑफ कैटास्ट्रॉफ, फैक्टर ऑफ कैटास्ट्रॉफ, कि कैटास्ट्रॉफ क्यों आते हैं, विंड, वोल्केनो और फ्लड, अर्थक्वेक, ये फैक्टर है जिसकी वजह से क्या आता है बेटा, कैटास्ट्रॉफ आते हैं। और साथ में इसने एक और काम भी किया था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसने किया था ये? चार्ल्स लील एंड जेम्स हटन ने, हटन और लील ने एक और काम भी किया था बेटा। इन दोनों ने एक साथ ये काम भी किया था कि इससे कहा था कि अर्थ वाज इटर्नल, अर्थ लाफानी है। और एक और पॉइंट भी इसने आउट किया था कि देयर इज नो वेस्टिज ऑफ बिगिनिंग एंड नो प्रॉस्पेक्ट ऑफ एन एंड, कि कब दुनिया ख़त्म होगी, कब स्टार्ट हुई है, कुछ मालूम नहीं। और एक आखिरी बात कभी कभी आ जाता है कि स्केला नेचरा किसने पेश किया था? स्केला नेचरा, ये याद रखे, लेडर ऑफ नेचर इसको कहते हैं, लेडर ऑफ नेचर। ये पेश किया था एरिस्टोटल ने। किसने बेटा? एरिस्टोटल। बेटा इसमें कोई वो मुश्किल चीज़ें नहीं है, इसको सिर्फ ये करना है आप लोगों ने कि इसके नाम याद करने। ईटा में इस पे एमसीक्यूज आ सकती है, ये नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब बेटा अब इसके बाद हमारे पास है ऑरिजिन ऑफ यूकैरियोट फ्रॉम प्रोकैरियोट, इस पे एमसीक्यूज आ सकते हैं। ऑरिजिन ऑफ यूकैरियोट या इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट फ्रॉम प्रोकैरियोट, इस पे 2-3 एमसीक्यूज आ सकते हैं, याद रखें। ये कहता है कि दुनिया में पहले पहले कौन आए? प्रोकैरियोट। कब आए बेटा प्रोकैरियोट? 3.5 बिलियन ईयर एगो। और इससे इवॉल्व हुए 1.5 बिलियन ईयर एगो। कौन? यूकैरियोट्स। अब ये साइंटिस्ट पे प्रूफ क्या पेश करते हैं? ये प्रूफ पेश करते हैं कौन से? 2 थ्योरी। एक थ्योरी है एंडोसिम्बियोसिस की। किसकी बेटा? एंडोसिम्बियोसिस। एंडोसिम्बियोसिस ये लिनन मार्गुलिस ने पेश की थी। मार्गुलिस ये क्या कहता है कि वो 2 इन्वेजन हुए थे। फर्स्ट इन्वेजन में छोटा सा बैक्टीरिया बड़े बैक्टीरिया में इन्वेस्ट हो जाता है और फिर उसमें इवोल्यूशन हो जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया बन जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया।
और साथ में ये सेकेंड इन्वेजन में क्लोरोप्लास्ट बन जाता है, ठीक है। अब वो एविडेंस क्या कहते हैं कि इन दोनों को देखो, इनमें सर्कुलर डीएनए भी है दोनों में, बैक्टीरिया की तरह, और इनमें 70S राइबोसोम भी है। तो अगर आप इसको देखें तो ये किस तरह है, प्रोकैरियोट की तरह। तो कहते हैं कि प्रोकैरियोट पहले दुनिया में आए हैं, और इनको देख के इनमें प्रोकैरियोट की तरह क्या है, कैरेक्टर है। ये उसको एज ए एविडेंस लेते हैं। और दूसरा जो है वो है मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग। मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग, बेटा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग में कहते हैं कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल था, इसमें मेम्ब्रेन इनफोल्ड हुई, और जब इनफोल्ड हुई तो उसने क्या बनाया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और फिर उसके बाद इसमें बना क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडीज, और यो प्रोकैरियोट से क्या बना, यूकैरियोट बना। तो ये दो थियरी अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग थियरी वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द एविडेंस ऑफ यूकैरियोट फ्रॉम प्रोकैरियोट, तो एक एंडोसिम्बियासिस है लिनियन मार्गोलिस वाला, और एक क्या है, मेम्ब्रेन इनफोल्डेड है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अब बेटा इसके बाद हमारे पास आता है लमार्किज्म। इसके बाद कौन आया बेटा पैरो, इन सब के बाद पहले लमार्किज्म आया। लमार्किज्म थियरी को कहते हैं, लमार्किज्म की जो वर्क है वो है, और इसका नाम था डी लमार्क। डी लमार्क, लमार्क क्या है, इसने क्या पेश किया, इसकी जो थियरी थी वो पेश हुई, अगर एमसीक्यूज में आ जाए, इसकी थियरी बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक तो ये बात उसने की थी, एक्वायर्ड कैरेक्टर बेटा आर द कैरेक्टर, एक्वायर्ड कैरेक्टर आर द कैरेक्टर विच वी ऑब्टेन ड्यूरिंग और लाइफ टाइम, जो चेंजेस हमें लाइफ टाइम में आ जाए। और दूसरी बात इसने की थी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। अब बेटा यूज में क्या आता है, यूज में उसने एग्जांपल दी थी जिराफ की, फोरलिन, और प्लस जिराफ की नेक की, कि जो ग्रासेस ख़त्म हो गए तो उसने फोर लिम और नेक का इस्तेमाल ज़्यादा किया, जब ज़्यादा किया तो उसमें प्रोग्रेस आया। और डिसयूज में उसने हैंड लिम्स या लिम्स ऑफ पाइथन, पाइथन बड़े अजदहा को कहते हैं कि पाइथन क्या हुए, जब इसके प्रीडेटर आए, प्रीडेटर विजल जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, विजन, ये विजल्स आए तो ये इससे छुपने के लिए पाइथन ने क्या किया, बर्विंग स्टार्ट किए, टू कंसील, छुपने के लिए उसने बर्विंग स्टार्ट की। तो उसके लेग्स का इस्तेमाल ख़त्म हो गया, क्योंकि वो क्रॉल करते थे, लेग्स रिड्यूस हुए फंक्शन में, और वो क्रॉलिंग करते थे उन बर्व्स में, क्रॉलिंग, तो उसकी वजह से उसके लेग्स क्या हुए, डिसअपीयर हुए, ख़त्म हुए। अंडरस्टैंड। तो ये यूज एंड डिसयूज पे बात हुई। बेटा इसने ये कहा कि जब लाइफ के दौरान, फॉर एग्जांपल मेरी एक उंगली कटी, तो ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है, मुझ में लाइफ के दौरान चेंज आया मेरे बॉडी में। तो कहता था कि अब ये लाइफ में जो चेंज आया, अब ये क्या होगा, अब इसके बच्चों में भी ये ट्रांसफ़र होगा। लेकिन असल में तो इस तरह नहीं है कि आपके एक्सीडेंट में एक उंगली कटी है तो आपके जितने बच्चे आएंगे उसकी भी एक उंगली नहीं होगी, नो। तो इसके लिए कौन आया इसके पीछे, अगस्ट वाइसमैन, एक साइंटिस्ट था, और इसने एक्सपेरिमेंट की किस पे, माइस पे। और इसने क्या किया बेटा, माइस लिया और इस माइस की क्या की, टेल काट दी। इसकी भी, ये मेल है फॉर एग्जांपल, और ये उसके साथ माइस है फीमेल, ठीक हो गया। इसकी भी टेल काट दी, हाँ इसकी भी टेल काट दी उसने, ये माइस की टेल उसने काट ली। जब टेल काट दी तो इसके ऑफस्प्रिंग के लिए वेट किया कि अब इसके ऑफस्प्रिंग किस तरह पैदा होंगे। हाँ, तो जब इसके ऑफस्प्रिंग पैदा हुए बेटा, तो वो देखना चाहता था कि क्या एक्वायर्ड ट्रेट ट्रांसफर होता है कि नहीं होता। तो उसकी बेटा नॉर्मल टेल थी, क्या थी, नॉर्मल टेल।
फिर इन ऑफस्प्रिंग को उसने टेल काट दी है, इन ऑफस्प्रिंग की टेल काट दी है, और इनके बच्चों के लिए उसने इंतजार किया। हाँ, इंतजार किया। फिर भी इसका जो जनरेशन आया, 12 जनरेशन तक वो टेल काटता रहा और देखता गया। हर जनरेशन के एंड पे जो ऑफस्प्रिंग आते थे विद नॉर्मल टेल थे, नॉर्मल जो इसका टेल होता था, कटेड नहीं था। तो उसने क्या किया, अगर एमसीक्यूज आया तो किसने डिस्कार्ड की थी? कार्टेड द थ्योरी ऑफ लमार्क, इस बंदे ने, कि ना एक्वायर्ड करेक्टर ट्रांसफरेबल नहीं है, एक्वायर्ड करेक्टर ट्रांसफरेबल नहीं है। फिर बेटा इसके बाद कौन आया? डार्विन आया। कौन आया बेटा? डार्विन। डार्विन पे बेटा दो बातें बहुत अहम है। एक तो इसकी तारीख पे एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। पहली बात, चार्ल्स डार्विन नाम था इसका। इसकी जो काम है, जो थ्योरीज है, जो वर्क है, इसको हम लिखते हैं डार्विनिज्म। क्या लिखते हैं? डार्विनिज्म। क्या लिखते हैं बेटा? डार्विनिज्म। बेटा डार्विनिज्म में चार्ल्स डार्विन बेसिकली क्या था? नेचुरलिस्ट था। अगर एमसीक्यूज आ जाए, क्या था बेटा? नेचुरलिस्ट। एक बात। सेकंड एमसीक्यूज आ जाए कि उसकी थ्योरी का नाम क्या था बेटा? उसने थ्योरी बाद में लिखते हैं क्योंकि पहले उसकी हिस्ट्री पढ़ लेते। वो यूनिवर्सिटी ऑफ जो कैम्ब्रिज थी, उसमें एक प्रोफेसर था, प्रोफेसर हैंसलो। उसने उसको अपने साथ एज असिस्टेंट ले लिया, नेचुरलिस्ट में एज असिस्टेंट ले लिया, ठीक। फिर इस प्रोफेसर हैंसलो को ब्रिटिश नेवी से एक काम मिला। क्या मिला? एक काम मिला कि आपने क्या करना है, नेविगेशन चार्ट बनाने हैं ब्रिटिश नेवी के लिए। और उसको ऑफर दी, उसको दिया एक शिप जिसका नाम था HMS बीगल। ये भी याद रखना है, ये शिप दे दी, बड़ा जहाज था, ठीक है। तो जब ये जा रहा था तो इसने किसको कहा? डार्विन को भी कहा कि आ जाओ, आप भी मेरा साथ दो, चलते एक टूर लगाते हैं और काम करते हैं। अंडरस्टैंड? तो बेटा क्या हुआ, ये लोग 5 ईयर्स तक चलते गए और इसने, डार्विन ने, बेटा याद रखिए एमसीक्यूज है कि अगर पूछा जाए कि डार्विन पहले पहल जब उसने वो नहीं किया था, HMS बीगल में नहीं गया था, तो किस थ्योरी का हामी था? वो बिलीवर था स्पेशल क्रिएशन का, बिफोर वेज। अक्सर ये एमसीक्यूज इस तरह आती है। डार्विन वाज द बिलीवर ऑफ स्पेशल क्रिएशन। याद रखें, ये क्रेटेनिस्ट था पहले, स्पेशल क्रिएशन। लेकिन जब 5 साल उसने मुख्तलिफ आइलैंड पे, लाइक गैलापागोस आइलैंड, मुख्तलिफ आइलैंड के चक्कर लगाए और यहाँ पे इसको गैन टाइटाइज मिले बड़े बड़े, और साथ में 13 टाइप ऑफ फिंचेस, बिग मिले, 13 टाइप बिग ऑफ फिंचेस मिले। तो इसके दिमाग दूसरी तरफ चला गया। जब आया तो इसने एक थ्योरी लिखी और उस थ्योरी का नाम था ओरिजिन पेश की ऑफ स्पीशीज, origin of species by natural selection। उसने एक थ्योरी पेश की, origin of species by natural selection। बेटा ये सारे पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। हाँ, अब इसके साथ कभी कभी इसको डार्विन थ्योरी भी कहते हैं, लेकिन इसके साथ कभी कभी आ जाता है डार्विन विलस थ्योरी। तो ये विलस कौन था? बेटा विलस ने भी उसी टाइम पे इंडिविजुअली इस थ्योरी पे काम किया था और इसने अपना थ्योरी सेंड किया था टू डार्विन। इस वजह से इसको हम डार्विन विलस थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डार्विन विलस थ्योरी। अब इसके साइलेंट फीचर्स क्या थे? उसकी पहले फीचर थी डार्विन थ्योरी की, ओवर प्रोडक्शन। बेटा ओवर प्रोडक्शन किसे कहते हैं? बेटा जितने भी इंडिविजुअल है वो प्रोड्यूस करते हैं क्या? प्रोड्यूस्ड मोर ऑफस्प्रिंग ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन ज्यादा होती है, पॉपुलेशन
तो ये ज़्यादा होगी तो रिसोर्सेस क्या होंगे बेटा, रिसोर्सेस कम हो जाएंगे, डिफिशियंसी आ जाएगी इसकी। तो जब डिफिशियंसी आएगी तो क्या शुरू हो जाएगा बेटा, हमारे पास ओवर प्रोडक्शन के बाद स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, लोग ज़्यादा होंगे और रिसोर्सेस कम होंगे, हाँ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे, रिसोर्सेस, तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस तो ज़ाहिर बात है। जिस तरह बेटा अभी आप लोगों का की हालत है, ईटा टेस्ट के लिए 50,000 लोग अपीयर हो रहे और सीट कितने 1300 to 1500, तो अब वो बच्चा, सारे बच्चे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्ट करेंगे ना कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँ, तो जो बच्चा सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा, मोर एडाप्टेबिलिटी हो, मोर वेरिएबिलिटी हो, पॉजिटिव चेंजेस उसमें आ जाए, तो वो सेलेक्ट होगा, बाकी लोग रह जाएंगे। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए कंपटीशन स्टार्ट हुई। क्या स्टार्ट हुई बेटा, कंपटीशन। और इस पे एमसीक्यूज आ सकता है कंपटीशन पे कि टोटल 3 टाइप ऑफ कंपटीशन है। या तो होगा क्या, एंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, या होगा एंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, और या होगा कौन सा कंपटीशन, या होगा एक्स्ट्रा स्पेसिफिक। ठीक, एंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बेटा वो है जो बिटवीन सेम स्पीशीज हो जाए, सेम स्पीशीज के दरमियान जो कंपटीशन हो, बिटवीन सेम स्पीशीज, इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। ये किस में, बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, और ये कंपटीशन विद नेचुरल फोर्स, नेचुरल फोर्स के साथ, एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, कंपटीशन। अब बेटा ये कंपटीशन 3 चीज़ों पे होता है, फूड पे, ये जंग 3 चीज़ों पे है, स्पेस पे, और तीसरा है मैट। क्या, मैट, जोड़ी। ये तो हो गया कंपटीशन की बात। अब बेटा 3rd नंबर पे उसने बयान किया, क्या 3rd नंबर पे डार्विन ने वेरिएशन के बारे में। मैं बोलने जाऊं, डार्विन की ड्रॉबैक किया थी, उसने काजेज ऑफ वेरिएशन पेश नहीं किए थे कि वेरिएशन किसकी वजह से आते हैं। वेरिएशन पे बात की थी लेकिन काजेज, no two individual are alike, no two individual are similar। ठीक है, 2 इंडिविजुअल सिमिलर नहीं हो सकते, बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते। और डार्विन ने क्या कहा था कि वेरिएशन क्या है, हेरिटेबल है। क्या है बेटा, हेरिटेबल। और साथ में उसने कहा कि 2 तरह के वेरिएशन आते हैं, एक को कहेंगे हार्मफुल और एक को कहेंगे यूजफुल। हार्मफुल क्या करेगा, हार्मफुल वेरिएशन, ये हैंडीकेप द इंडिविजुअल। क्या करेगा, हैंडीकेप द इंडिविजुअल। हैंडीकेप किसे कहते हैं बेटा, ये एलिमिनेट करेगा इंडिविजुअल को, कहाँ से, एनवायरनमेंट से। और यूजफुल वेरिएशन क्या करेगा, ये बेटा यूजफुल वेरिएशन करेगा क्या, यूजफुल वेरिएशन याद रखें, ये सेलेक्ट करेगा ऑर्गेनिज्म को, सेलेक्ट ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल। ठीक है, सेलेक्ट करेगा। इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का चांस ऑफ सर्वाइवल कौन बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा, याद रखें। अब नंबर 4 पे उसने पेश किया क्या, नेचुरल सिलेक्शन। इसके बाद उसने पेश किया क्या बेटा, नेचुरल सिलेक्शन। क्या पेश किया उसने, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में उसने क्या कहा, नेचर सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल। नेचर सेलेक्ट करेगा बेटा द मोस्ट सुटेबल। डार्विन ने कहा कि नेचर उन लोगों को सेलेक्ट करेगा जो सबसे अच्छे हो, सबसे बेहतरीन हो, मोस्ट एडाप्टेबल हो, एडाप्टेबल, एडाप्टेबल। ठीक है, मोस्ट एडाप्टेबल हो। ठीक है, और हर्बर्ट स्पेंसर ने इसके लिए एक टर्म यूज किया जो अक्सर एमसीक्यूज में आता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने इसके लिए टर्म यूज किया क्या, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेचुरल सिलेक्शन को हर्बर्ट स्पेंसर ने यूज किया था क्या बेटा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब इन दोनों ने क्या कहा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट स्टैंड बाय के
वो ऑर्गेनिज्म जो यूजफुल वेरिएशन रखते हो, वो ऑर्गेनिज्म जो एडाप्टेशन रखते हो, बेस्ट एडाप्टेबिलिटी एबिलिटी रखते हो, वो सेलेक्टेड बाय नेचर, वो नेचर सेलेक्ट करेंगे। और वो जो हार्मफुल वेरिएशन रखते हो वो एलिमिनेटेड या एक्सटर्मिनेटेड टर्म भी यूज हुआ है, या किक आउट बाय एनवायरमेंट या नेचर। और जो ये सेलेक्टेड है ये क्या करेंगे, ये अपने ऑफस्प्रिंग में अपने यूजफुल वेरिएशन भी इनहेरिट करेंगे, यूजफुल वेरिएशन। दिस इज कॉल्ड व्हाट, नेचुरल सिलेक्शन। अंडरस्टैंड। इसकी मैं सिंपल एग्जांपल दूं बेटा, सिंपल एग्जांपल। अब आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर आप में एडाप्टेबिलिटी है, यूजफुल वेरिएशन है, अपने आप को सेट करे, अडॉप्ट करे ताकि आप लोग सेलेक्ट हो जाए। मेंडल ने भी दो चीज़ों पे काम किया था, एडाप्टेशन पे और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे। ये मैं लिखो, मेंडल ने, क्या नाम है इसका, डार्विन ने अपनी थ्योरी का बुनियाद दो चीज़ों पे लिखा था। क्या, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन याद रखे, और दूसरा पेश किया था उसने फर्स्ट ये, और सेकंड क्या ये पे एडाप्टेशन। और वही लोग एडाप्टेशन करेंगे जिसमें यूजफुल वेरिएशन हो। फिर लास्ट चीज है बेटा इसमें स्पेसिएशन। ओहो स्लाइड खत्म हो गया। लास्ट चीज क्या है बेटा, स्पेसिएशन। स्पेसिएशन, बस फिर ये डार्विनिज्म खत्म भी हो जाएगी। स्पेसिएशन बेटा कैसे कहते हैं, सर्वाइव स्पीशीज ट्रांसफर द ट्रेड्स इनटू देयर नेक्स्ट जनरेशन। जो सर्वाइव हो गए, जो सेलेक्ट हो गए, वो अपने ट्रेड नए जनरेशन में, यू नए जनरेशन आखिर में क्या हो जाएगा, नए स्पीशीज बन जाएंगे। न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन थ्रू इवोल्यूशनरी प्रोसेस, थ्रू बेटा इवोल्यूशनरी प्रोसेस, through evolutionary process is known as तशे स्पेसिएशन बेटा, through known as a स्पेसिएशन। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट में लिखो बेटा, याद रखें क्या होगा, वेरिएशन जब आएंगे किस वजह से आएंगे। डार्विन ने सिर्फ वेरिएशन की काज नहीं बयान की थी, ये किसकी वजह से, जीन म्यूटेशन की वजह से, याद रखें, या क्रोमोसोमल म्यूटेशन की वजह से। ये एक ट्रिक लिखता हूँ, ये वेरिएशन लेके आएंगे, वेरिएशन एकमुलेट हो जाएंगे, एकमुलेट मीन्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और ये काज करेंगे क्या, इवोल्यूशन। जब इवोल्यूशन हो जाएगा तो क्या होगा, स्पेसिएशन होगा, न्यू स्पीशीज बनेंगे। म्यूटेशन विल लीड्स टू वेरिएशन, variation when accumulated in a population, then it will leads to evolution, and when evolution occur, then new species formation occur, which is known as speciation। ये बेटा डार्विन तक हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में न्यू डार्विनिज्म और एविडेंस ऑफ इवोल्यूशंस, इस पे इंशाल्लाह लेक्चर होगी। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।